हमने आँखों से ज़्यादा बात की थी। शायद हम आँखों की भाषा ज़्यादा समझते थे। एक दिन वो मुझे दिखा। मैंने जाते जाते उसे एक बार पलट कर देखा था, जैसे हम अब कभी ना मिलने वाले हों। वो भी तड़प कर 2 कदम आगे बढ़ा था, पर जाने क्या सोचकर वो मेरे पास नहीं आया। मुझे रह रहकर उसकी आंखें याद आती। उसकी तड़प मुझे तड़पा गई थी। हमारे बीच वो 2 कदम का फासला फिर कभी तय ना हो सका। नमस्कार, आज की इस कहानी का शीर्षक है ब्लैंक कॉल और इसे लिखा है श्वेता भारद्वाज जी ने। यह मजाक जैसा ही तो है कि किसी ब्लैंक कॉल करने वाले व्यक्ति के प्रेम में डूब जाऊं, बिना आवाज़ सुने, बिना बात किए, बिना देखे। जब भी फ़ोन बजता दिल पागल बच्चे की तरह मचल उठता। मैं भागकर सिर्फ उसकी खामोशी सुनती। कभी कभी मैं जाने कितनी देर तक फ़ोन के लिए खड़ी रहती। अब उसकी खामोशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे हमेशा ये एहसास रहता जैसे कॉलेज से लेकर मेरे घर के हर रास्ते पर खड़ा वो मुझे देख रहा है। मैं उसे आसपास महसूस करने लगी थी। ये कैसा पागलपन था। कुमुद उठो, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, अभिनव ने लगभग झंझोड़ते हुए कहा। मैं एकदम चौंक कर उठी। अभिनव ने रात में ही बताया था, लेकिन देर रात तक जागने के कारण सुबह जल्दी आंखें ही नहीं खुली। उठते ही उसके नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ता उन्होंने बड़ी जल्दी में किया और वो जाने लगे। मैंने भागते हुए फाइल और रुमाल दिया। वो हंस पड़े क्योंकि हमेशा से मैं ऐसे ही करती आ रही थी। उन्होंने प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा, आज रिमी आ रही है, अगर कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। आज रिमी के आने की खबर वाकई एक बाहर आने जैसी थी। दोपहर तक मैंने उसके लिए खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया था। वैसे भी सारा काम दोपहर तक खत्म ही हो जाता है। तभी फ़ोन की बेल बजी थी, लेकिन फिर खामोश हो गई। दिल अचानक धड़क उठा था। वो भी ऐसे ही 5 बार रिंग किया करता था। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ था, बस इससे कई यादें जुड़ी थी जिसे मैंने अतीत के पन्नों में दबा दिया था। फ़ोन दोबारा बज उठा। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ रिमी थी। दीदी, आज हम नहीं आ सकेंगे, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया है। शनिवार को मैं और अभय भैया साथ आएंगे। बहुत देर तक बातें होती रहीं। मन उदास सा हो गया था। हम वर्षों बाद मिल रहे थे। रिमी सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मेरी शादी को 6 साल बीत चुके थे। इतने सालों में जैसे मैं खुद को भूल ही गई थी। आज जाने क्यों अपने अतीत के पन्ने खोलने बैठ गई। मैं रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उस समय मैं बीए तृतीय वर्ष में थी। परीक्षा की तैयारियां जोरों पर थीं। 3 बजे आज कॉलेज से घर आए थे और हमेशा की तरह वही ब्लैंक कॉल। अजीब शख्स है जो आवाज़ सुनता है और फिर फ़ोन काट देता है। जब भी फ़ोन आता सन्नाटा पसर जाता। 3 सालों से ऐसा ही होता आ रहा था। पहले तो गुस्से में काट देती, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ सुनने के लिए उससे प्यार से बातें करती। कभी रोती, कभी उसे डांटती कि शायद अब बोले, लेकिन हमेशा वही खामोशी जिसे सुनते सुनते मैं चिढ़ने लगी थी। एक इंतज़ार सा रहता। दिल फ़ोन की बेल पर ही अजीब अंदाज में धड़कने लगता था। तभी रिमी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है तुम्हें आने जाने की खबर रखता है। और मैंने बात बीच में ही काट कर कहा, मुझे बताओ तो मैं क्या करूं। मेरे गुस्से को देख रिमी चुप हो गई। वो समझ गई कि आजकल मैं काफ़ी परेशान रहने लगी हूँ। वह मुझसे 5 साल छोटी थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह वो मुझे समझती थी। कितनी अजीब बात है ना। मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर थी जिसे मैं बताती तो लोग हंसते और नहीं बताती तो ऐसा लगता जैसे मेरा दम घुट जाएगा। अपने इस एहसास को मैं किसी से बांट नहीं पा रही थी, वो भी ऐसे छलावे के लिए जिसे पाने के लिए जितना आगे बढ़ती लगता वो उतना ही दूर मेरे हाथों से छूटता जा रहा है, बंद मुट्ठी में फिसलती रेत की तरह। हमारे समाज में किसी स्त्री के प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसकी इजाज़त ना तो परिवार देता है और ना ही ये निर्मम समाज। यह मजाक जैसा ही तो है कि किसी ब्लैंक कॉल करने वाले व्यक्ति के प्रेम में डूब जाऊं, बिना आवाज़ सुने, बिना बात किए, बिना देखे। जब भी फ़ोन बजता दिल पागल बच्चे की तरह मचल उठता। मैं भागकर सिर्फ उसकी खामोशी सुनती।
कभी कभी मैं जाने कितनी देर तक फ़ोन के लिए खड़ी रहती। अब उसकी खामोशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे हमेशा ये एहसास रहता जैसे कॉलेज से लेकर मेरे घर के हर रास्ते पर खड़ा वो मुझे देख रहा है। मैं उसे आसपास महसूस करने लगी थी। ये कैसा पागलपन था। मेरी हिचकियाँ सी बंध गई थी। मैं जाने कब तक ऐसे ही रोती रहती कि रिमी के कदमों की आहट ने मुझे चौंका दिया। जल्दी जल्दी मैंने आंखें धोई और बाहर लॉन में आ गई। लॉन में लगी सूरजमुखी की कतारें बरबस मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे इन फूलों से बचपन से ही लगाव था, जो सूरज के प्रकाश में खिलती और जब इन्हें प्रकाश नहीं मिलता तो ये मुरझा जाती थी। जाने मेरा सूरज कहाँ छिपा था। मेरी हंसी चंचलता जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसकी आवाज़ सुनने का जुनून, उसे पाने की चाहत जाने कब मेरे दिल में जगह बना चुकी थी, इसका मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त हो गई। फ़ोन अब भी आते, खामोशी भी ज्यों की त्यों थी, बस उस पर ध्यान देना मैंने कम कर दिया था। अपने बड़े भाई अभय से ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स के प्रश्नों पर बहस कर रही थी। तभी फ़ोन की बेल बजकर खामोश हो गई। अभय भैया कुछ देर बाद चले गए। मैं भी जाने वाली ही थी कि फ़ोन की घंटी फिर बज उठी। मैंने स्वयं को संयमित करते हुए फ़ोन उठाया। कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने झल्लाकर फ़ोन रिसीवर पर पटक दिया और वहीं बैठकर रोने लगी। फ़ोन फिर बजा। मैंने फ़ोन उठाकर रोते हुए कहा, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? ज़्यादा रोने से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी उसकी खामोशी टूटी। जैसे मैं दिन में सपना देख रही थी, उसकी गहरी आवाज़ में मैं जाने कब तक ऐसे खोई रही। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा, कुमुद, तुम सुन रही हो ना? उसने मुझे जैसे सोते से जगा दिया था। हाँ, सुन रही हूँ। उसने कहना शुरू किया, तुम सोच रही होगी कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं क्षितिज सक्सेना। क्षितिज को मैं जानती थी। वो हमारे कॉलेज का अच्छा स्टूडेंट था। हमेशा उसे कॉलेज कंपाउंड में गैलरी में लड़कों के बीच घिरे देखा था। वो हमारा सीनियर था। मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। वैसे मुझे हमेशा एहसास रहता जैसे मैं किसी की नज़रों की कैद में हूँ। वो हमेशा मेरे क्लास के टाइम पे खड़ा रहता, मुझे देखता रहता था। सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। भैया का वो बहुत अच्छा दोस्त भी था। थोड़े से अंतराल के बाद वो फिर बोला, कुमुद। मैंने बीच में ही बात काट कर कहा, भैया घर पर नहीं है, वो भी बाहर गए हैं। तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे उनसे नहीं तुमसे बात करनी है। हमारे बीच इतनी बातचीत नहीं हुई थी। थोड़ा संकोच था मन में कि जाने क्या बात करना चाह रहा है। उसने आगे कहा, जाने तुम क्या सोचो मेरे बारे में। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं ये सही है या गलत। तुम सुन रही हो ना? क्या तुम भी मुझसे? और मैंने खटाक से फ़ोन रख दिया। आगे मुझ में सुनने की हिम्मत नहीं थी। पूरा बदन थरथरा रहा था। मैं सुबह मुंह छिपाती फिर रही थी कि कहीं कोई मेरे चेहरे के लिखे भाव ना पढ़ ले। एक चोर सा मन में घर कर गया था। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, कोई पढ़ाई नहीं। मैं बेमकसद टेलीफोन के पास घूमती रहती थी, कहीं उसका फ़ोन फिर ना आ जाए। ये भी आशंका थी मन में। जब सभी सोने चले गए अपने अपने कमरों में, मैं हाथ में किताब लिए उसी के बारे में सोच रही थी। तभी रात के सन्नाटे को तोड़ता हुआ फ़ोन फिर से बज उठा। मैंने घबराकर फ़ोन उठा लिया। धड़कनें बेताब हो रही थी, सांसें टूटती हुई महसूस हो रही थी और क्षितिज बेबाकी से बोलता जा रहा था, तुम सिर्फ सुनो और जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूँ तब तक तुम फ़ोन नहीं काटना। तुम जानती हो जब मैं 3 साल तक तुम्हारे लिए फ़ोन कर सकता हूँ। कुमुद, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही आसानी से बोल रहा हूँ? मैंने तुम्हें 3 साल से देखा ही नहीं, जाना भी नहीं। मेरी आवाज़ सुनने के लिए तुम्हारा फ़ोन पर कभी रोना, कभी प्यार से बातें करना, कभी नाराज़ होना, क्या मैं नहीं जानता कि तुम भी मेरे प्यार में डूब चुकी हो? कैसे इतनी आसानी से वो मेरे दिल की हर बात कहता जा रहा था। एक आश्चर्य, एक खुशी, दिल की धड़कनों की रफ्तार ही बदल गई थी।
मैं शर्म के मारे सिर्फ इतना बोल पाई, आप झूठ बोल रहे हैं। तभी माँ की आवाज़ आई, कौन है कुमुद फ़ोन पर? मेरी सहेली है माँ। मैंने झूठ कितनी आसानी से बोल दिया था। वो फिर बोला, वैसे मुझे पता है, फिर भी तुम्हारे इकरार का इंतज़ार रहेगा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, कहो कब तक तरसाने का इरादा है। लेकिन फिर परिवार की प्रतिष्ठा और समाज की बंदिशों का डर और अपनी सीमाओं को टूट जाने के डर से मैंने सिर्फ इतना ही कहा, नहीं, यह नहीं हो सकेगा। फिर इससे क्या फ़ायदा, वो मानने के लिए तैयार ही ना था। उसने दुखी होकर कहा, क्या हर कोई प्यार फ़ायदा नुकसान सोचकर करता है? मैं कल 2 बजे फिर से फ़ोन करूँगा और मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। फ़ोन बंद हो गया। मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रही, दिल हाँ करता और दिमाग मानने को तैयार ना था। अजीब कशमकश थी। लग रहा था जैसे वो अब भी मेरे कानों पर अपने प्यार का इजहार कर रहा है। रात के 2 बज रहे थे और मैं अपनी किताब लिए कमरे में आ गई। रिमी सो चुकी थी, आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब जब वो मुझे मिल गया था तो ये डर सताने लगा था कि जाने मेरा परिवार उसे स्वीकार करेगा या नहीं। मैं एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थी, जहाँ एक लड़की के प्यार के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। यह सब सोचते सोचते मैं जाने कब गहरी नींद में डूब गई। सुबह उठते हुए मैंने रिमी को पूरी बात बताई। रिमी ने मुझे समझाकर मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। आज उससे अपने दिल की बात कहकर काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। अगले दिन परीक्षा के लिए दिन भर पढ़ाई करती रही। पेपर काफ़ी अच्छा हुआ। मैं अपनी सहेलियों के साथ पेपर के बारे में डिस्कशन करती आ रही थी। तभी अचानक उसे सामने खड़ा देखकर दिल बेचैन सा हो उठा। एक प्यास सी थी, उसे जी भर देख लेती, एक बार उसे मुड़कर देख लूं, यही हसरत लिए मैं घर आ गई। रास्ता खत्म हो गया था, वक्त भी तेजी से करवट बदल रहा था। वो जब भी फ़ोन करता हमेशा वही बात दोहराता और मैं हमेशा टाल जाती। मैंने इकरार तो नहीं किया था, पर बातें हो रही थी। उसकी प्यार भरी बातों में मैं सब भूल जाती। जाने कौन सी कशिश थी जिसकी वजह से मैं खिंचती चली गई। मैं डरती, घबराती, लेकिन बात जरूर करती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और मैं आंखें बंद किए बैठी थी। जानती थी जब भी आंखें खुलेंगी तो यह सपना बनकर यादों में सदा के लिए दफन हो जाएगा और दिल हमेशा उसके इंतजार में रहता। जब भी कॉलेज से आती वो सामने खड़ा मुझे देख रहा होता। एक नशा सा था जिसके असर में मैं सब कुछ भूल जाती थी। उसे देखकर मैं मुस्कुरा देती। ऐसा लगने लगा था जैसे उसके बिना जिंदगी का कोई सपना सच नहीं हो सकता। कभी उसकी जुदाई के डर से मैं रो पड़ती, कभी उसे ना देख पाने के गम में रात भर आंसू बहाती। अजीब सी हालत हो गई थी। उसने एक बार मुझसे मिलने को कहा। चाह तो बहुत रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। ऐसा लगता है मेरे दिल की हर आवाज़ मुझसे पहले उस तक पहुंच जाया करती थी। वो कभी बात करते करते खामोश हो जाता। वो हमेशा कहता कि हमारी राहें कभी एक नहीं हो सकती, और मैं हंस पड़ती। क्या मालूम था उसकी कही हुई बात सच होकर एक दिन मेरे सामने आ जाएगी। हमने कोई वादा नहीं किया था, ना ही कस्में खाई थी। हमारा प्यार पवित्र था, निश्चल, निर्मल, गंगा की तरह। इधर मेरे पापा ने मेरी शादी दिल्ली में तय कर दी थी। वो लड़का इंजीनियर था। मेरे और क्षितिज की जाति में फ़र्क था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उन्हें अपने प्यार का वास्ता देकर शादी रोकने के लिए कहती। मैं खामोश हो गई, जैसे घरौंदा बनते बनते टूट गया था। सतरंगी सपनों में खोई आंखों में वक्त ने अंधेरों से भर दिया था। एक अकुलाहट थी दिल में। दिल करता मैं क्षितिज की बाहों में कैद रहूं, छुप जाऊं, कोई देख ना सके हमें। ये समाज की बंदिशें और परिवार की प्रतिष्ठा हमारे बीच ना आए। जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक फैसला ले चुकी थी मैं अपनी आगे की जिंदगी के लिए। हमने आंखों में ज़्यादा बात की थी। शायद हम आंखों की भाषा ज़्यादा समझते थे। एक दिन वो मुझे दिखा। मैंने जाते जाते उसे एक बार पलट कर देखा था, जैसे अब हम कभी ना मिलने वाले हों। वो भी तड़प कर 2 कदम आगे बढ़ा था, पर जाने क्या सोचकर वो मेरे पास नहीं आया। मुझे रह रहकर उसकी आंखें याद आती। उसकी तड़प मुझे तड़पा गई थी। हमारे बीच वो 2 कदम का फासला फिर कभी तय ना हो सका।
रात के 12 बज रहे थे। फिर उसका फ़ोन आया। मैं जानती थी किसका फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। कुछ देर बाद मैंने ही बात शुरू की। तुम्हें शायद पता होगा कि मेरी शादी होने वाली है। मैं ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती जिससे मेरे परिवार के सम्मान में ठेस पहुंचे। मेरा परिवार ही मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता है। हमारे रिश्ते का कोई किनारा नहीं है। तुमने मुझे चाहा, ये एहसान हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेगा। जो चंद हसीन लम्हे तुमने मुझे दिए, उसका कर्ज हमेशा मेरे दिल पर रहेगा और ये कर्ज उतारना मेरे वश में नहीं है क्षितिज। मैं कुछ पल को खामोश हो गई क्योंकि मेरा धैर्य टूटता जा रहा था। आंखों में ठहरा समुंदर जाने कब अपना बंधन तोड़ देता। मैंने खुद को रोकते हुए कहा, क्षितिज, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, शायद जिंदगी भर। अपने प्यार के लिए लड़ना मेरे वश में नहीं। हम इस जन्म में तो कभी नहीं एक हो सकते। आगे बात करने की ताकत से खत्म हो गई थी। उस रात सागर ने जैसे सारे बंधन तोड़ दिए थे। मैं कई दिन और कई रातों तक रोती रही। उसका दिल तोड़ने के बाद टूट सी गई थी मैं खुद को समेट रही थी। अपने बिखरे अतीत को फिर से जोड़ना इतना आसान कहाँ होता है। मैं वही सपना देखना चाह रही थी जो हर लड़की अपनी शादी के वक्त देखती है। मैं खुश होना चाहती थी। काफ़ी समय गुजर गया था। उसका फ़ोन आना बंद हो गया था। इसके बाद वो मुझे कभी दिखा भी नहीं। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा जब गुजरता जो उसकी यादों से जुड़ा होता, तो जैसे वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। लगता उसकी आंखें मुझे देख रही हैं। बस कुछ क्षणों के लिए कहीं छुप गया है। वो आएगा और चौंका देगा, उन दिनों की तरह। लेकिन गुजरा वक्त कब आता है। आज मैं वह कुमुद तो नहीं रही। सब बदल गया है। मैं, ये दुनिया, सब कुछ। पर उसकी यादें अब भी एक साए की तरह मेरे साथ लगी रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कभी दूर होगा ही नहीं था, बल्कि वो मेरी रूह में, मेरी सांसों में समा गया है। आज भी जब कभी मेरे घर के सन्नाटों को तोड़ती हुई फ़ोन की बेल बज उठती है, तब उसकी यादें नई खिली धूप की तरह मेरे आंगन में आ जाती हैं। एक सपना देखा था। फ़र्क ये था कि मैंने खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देखा था। क्षितिज हो सकता है मुझे डरपोक समझता होगा और मैं स्वयं को संस्कारों और रीति रिवाजों से जकड़ी एक अबला नारी। लेकिन आज भी उसे एक सपने का दुख मुझे सालता रहता है, जो इतने सालों बाद भी सुकून से जीने नहीं देता। काश उसने मुझे कुछ तो कहा होता। आज भी जब आंखें बंद करती हूँ तो जैसे आंखें हंस के कह रही होती हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे? और मेरा दिल बरबस कह उठता, हाँ मैं भी। तभी जानी पहचानी खुशबू अपने आसपास महसूस करके जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अभिनव सूरजमुखी का फूल लिए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से मेरे करीब आकर कहा, हमारी 6ठी सालगिरह मुबारक हो। और मैंने रोते हुए उन्हें गले लगाकर कहा, तुम्हें भी। क्योंकि मेरी खुली आंखों का सच अभिनव थे। इस आंगन के सूरज की सूरजमुखी मैं ही थी। मुझे ही घर के हर कोने को अपने त्याग समर्पण से सजाना था, नया जीवन जीना था, जिसे सिर्फ एक नारी ही जी सकती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।